तो बताओ, कोई भी हमें लाइन बनानी है तो कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं? लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ रहे हैं, तो लाइन बनाने के लिए कम से कम कितने पॉइंट चाहिए? मिनिमम सर 2। 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ लाइन। तो 2 पॉइंट चाहिए जिससे अपन लाइन बना सके। ठीक है, तो यू हैव स्टडीड सम एक्सियोम्स। एक्सियोम्स क्या होते हैं? अजम्पशंस को एक्सियोम्स बोलते हैं। जो अज्यूम कर लें, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, उसको एक्सियोम्स बोलते हैं। With the help of these axioms, you proved some other statements. In this chapter, you will study फिर से बताना एक्सियोम्स क्या होते हैं? सही बात, फिर से बता दो एक्सियोम्स। एक्सियोम का मतलब assumption, पहले से ही हम मान के चल रहे हैं, कोई ऐसा कोई प्रूफ नहीं है उसका, तो उसको बोलते हैं एक्सियोम्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन। लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं? रिकॉल दैट पार्ट और पोर्शन ऑफ ए लाइन विथ 2 एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। तो जैसे मैं यहाँ बना दूं, ये एक लाइन बना दी, ये एंड पॉइंट ए है, ये बी है, तो ये दोनों एंड पॉइंट दिए मैं, तो इसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद तो ये डेफिनेशन हो गई। यहाँ से डेफिनेशन, अ पार्ट और पोर्शन ऑफ ए लाइन with 2 endpoints is called line segment। उसके बाद तो जिसमें एक ही एक एंड पॉइंट और दूसरी तरफ एंड पॉइंट ना हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रे। तो कहता है अ पार्ट ऑफ ए लाइन विद 1 एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे। तो रे कैसी होती है? तो जैसे मैंने यहाँ तो दिखा दिया, ये एंड पॉइंट है, पर इस तरफ कोई एंड पॉइंट नहीं है, मानो बी दिखा तो दिया पर एंड पॉइंट नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। इसमें एरो लिखा दिया, कोई एंड नहीं है इसका, इनफाइनाइट तक जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। लाइन सेगमेंट ए बी इज डिनोटेड बाय, तो ए बी लाइन सेगमेंट को कैसे डिनोट करते हैं? ए बी के ऊपर ऐसे लाइन बना दो। ठीक है, एंड इट्स लेंथ इज डिनोटेड बाय ए बी। द रे ए बी इज डिनोटेड बाय, तो रे ए बी को कैसे दिखाएंगे? ए बी के ऊपर ऐसे एरो दिखा दो, इसका मतलब है रे ए बी हो गया। एंड अ लाइन इज डिनोटेड बाय, लाइन कैसे दिखाओगे? तो लाइन में हमने ए दिखा दिया, बी दिखा दिया, पर लाइन बोला है ना, इसलिए इसमें कोई एंड नहीं है, ना लेफ्ट में ना राइट में, दोनों तरफ इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगी ये लाइन, तो इसको लाइन बोलते हैं। और लाइन में ए बी लिख के ऊपर डबल एरो, दोनों तरफ जाने वाला एरो, उसको लगाएंगे। तो ये लाइन में, रे में और लाइन सेगमेंट में फर्क है, ये हमने पहले 8th क्लास में पढ़ा है। तो पर अपन ये सिंबल्स यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अपन ये सिंबल्स यूज नहीं करेंगे। तो इसके बाद हम लाइंस को अक्सर है ना डिनोट कैसे करेंगे? जैसे कोई ये लाइन है, तो उसको अक्सर हम या तो एल से डिनोट कर देंगे, या एम से, या एन से। एल एम एन, अलग अलग लाइनें होंगी तो एल एम एन से डिनोट कर देंगे। उसके बाद कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? तो ये डेफिनेशन है यहाँ पर। इफ 3 और मोर पॉइंट्स, ठीक है, lie on the same line, they are called collinear points। जैसे 1, 2 और 3, तीनों एक सीधी लाइन में है, तीनों पॉइंट्स, तो इनको क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स हैं ये। ठीक है, ए बी सी, तो ये क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, ए बी सी आर कोलिनियर, क्योंकि एक ही सीधी लाइन में, इसलिए कोलिनियर। और अगर ये सीधी लाइन में ना हो तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो जैसे 1, 2 और ये 3 एक लाइन में नहीं है ये, तो इसको कोलिनियर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे, क्योंकि ये एक सीधी लाइन में नहीं है। फिर कहते हैं एंगल क्या होता है? एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। तो एक एंड पॉइंट है, मानो अब यहाँ पे ये एक पॉइंट है, यहाँ से एक रे इधर गई और यहाँ से दूसरी रो कहाँ गई? इधर गई, तो ये 2 रेज जा रही हैं। तो 2 रेज जब जा रही हैं तो इसके बीच का जो एंगल है उसको हम एंगल बोलते हैं। ये जो है फॉर्म बनना है ना, एंगल इज फॉर्म्ड, कैसे बनता है एंगल? जब 2 रेज ओरिजिनेट होती हैं एक ही पॉइंट से, तो फिर एंगल बनता है। ठीक है, कभी हमने एंगल को x नाम दे देंगे, कभी y नाम दे देंगे, कभी z नाम दे देंगे, इस तरह से। तो ये आपको दिख रहा है, ये एक एंगल, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल, ये चौथा एंगल, ये 5वां एंगल, ये सारे एंगल्स हैं।
अब द रेज मेक एन एंगल आर कॉल्ड आर्म्स, तो इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलते हैं आर्म्स, ये वाली और ये वाली, ये दोनों को हम क्या बोल रहे हैं, आर्म्स ऑफ द एंगल, ठीक है, आर्म्स ऑफ द एंगल बोलेंगे इनको। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अपन ने देखा एंगल किसको बोलते हैं, एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, एक ही एंड पॉइंट से दो रेज निकलती हैं, जैसे ए एंड पॉइंट है, इससे दो रेज निकलती हैं, तो यहाँ पे इसके बीच में जो बन रहा है तो ये एंगल कहलाता है, जैसे ये एक्स एंगल है। तो इसके बाद आर्म्स किसको बोलते हैं, ये दो रेज बन रही हैं जिनसे जो एंगल बन रहा है, तो वो क्या है, वो आर्म्स है। उसके बाद एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल, तो इस एंड पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं इसको, ठीक है, इस एंड पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, हमने एंगल कौन कौन से देखे, सबसे पहला एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है, जो एंगल 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। उसके बाद राइट एंगल, जो एंगल 90 डिग्री हो उसको हम राइट एंगल बोलते हैं, है ना, और जिसमें 90 से बड़ा एंगल हो पर 180 से छोटा होना चाहिए, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, जैसे ये जेड एंगल दिखा है, इसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। और स्ट्रेट एंगल कब बोलेंगे, जब ये एंगल 180 डिग्री होगा तो हम बोलेंगे ये स्ट्रेट एंगल है। और रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलेंगे, जब एंगल 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, देखो ये 180 से बड़ा है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है। तो ये हो गए सारे टाइप्स ऑफ एंगल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, एक्यूट एंगल मेजर्स बिटवीन 0 to 90 डिग्री, ये हमने थोड़ा समझ लिया। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जैसे मैंने ये बता दिया, ये x है और ये y है, तो x प्लस y का सम जो है अगर 90 डिग्री है तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं, टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, जब दो एंगल का सम कैसा हो, 180 डिग्री हो, जैसे यहाँ पर x प्लस वाई लिखा दिया, तो यहाँ पे x प्लस वाई कैसा है, वो है 180 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलेंगे, ये दोनों एंगल का पेयर जो है वो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री is called supplementary angle। उसके बाद एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं, जब दो एंगल पास पास में हो और उनमें एक कॉमन लाइन हो तो उसको एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि टू एंगल्स आर एडजेसेंट, टू एंगल्स आर एडजेसेंट if they have a common vertex, a common arm, and their non-common arms are on different sides of the common arm। तो ये हो गई कॉमन आर्म, ठीक है, ये वाली क्या है, कॉमन आर्म है, ठीक है। और ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है ये नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ये वाला और ये वाला, तो इसको बोलेंगे नॉन कॉमन आर्म्स, ठीक है। और ये जो दोनों एंगल हैं 1 और 2, इनको बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल, और इनका दोनों एंगल का वर्टेक्स कौन सा है, वर्टेक्स है बी, तो इनका सेम वर्टेक्स है, दोनों एंगल का, एंगल 1 बोलो चाहे एंगल 2 बोलो, दोनों का एंगल वर्टेक्स कौन सा है, सेम है। तो इनका वर्टेक्स सेम होना चाहिए, एक इनमें कॉमन नाम होनी चाहिए, और ये दो नॉन कॉमन नाम होने चाहिए इसमें। तो जो नॉन कॉमन नाम है वो कॉमन नाम के एक तो एक तरफ होगी और दूसरी दूसरी तरफ होगी, जो नॉन कॉमन नाम है कॉमन नाम के एक तो एक साइड में है और दूसरी को नॉन कॉमन नाम दूसरी साइड में है। तो इस तरह से हमने ये दो देख लिए, दो एडजेसेंट एंगल। तो इनके नाम क्या है, एक का नाम है ABD और दूसरे का नाम है DBC, दो एडजेसेंट एंगल, और उसमें कॉमन आर्म कौन सी है, BD है, BD हमारी कॉमन आर्म है। तो हम ये कह सकते हैं ये जो पूरा एंगल ABC है वो किसका बना हुआ है,
एबीसी दो एंगल का बना हुआ है, एबीडी और डीबीसी। तो एबीसी इज इक्वल टू एंगल एबीसी इज इक्वल टू एबीडी प्लस डीबीसी। उसके बाद लीनियर पेयर किसको बोलते हैं? जब हमारा एक लाइन है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बनते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर। ठीक है, तो कहता है इफ अ नॉन कॉमन आर्म बी ए एंड बी सी, तो बी ए और बी सी दो नॉन कॉमन आर्म है, फॉर्म अ लाइन, देन इट विल लुक लाइक दिस फिगर। तो ये देखो, ये एक तो ए बी है और दूसरी बी सी है, ये दोनों कैसी हैं? ये नॉन कॉमन आर्म्स है और ये क्या बना रही है? एक सीधी लाइन बना रही है। तो कौन कौन से एंगल बने इसमें? इन दिस केस एबीडी और डीबीसी, इन दोनों को क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर। ये दोनों एंगल मानो 1 और 2, तो 1 + 2 का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। 180। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर भी बोलते हैं, क्योंकि सीधी लाइन बन रही है ना, इसलिए लीनियर पेयर। फिर उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? तो जब हम दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस तरह से दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो जैसे यहाँ पर एंगल ए ओ डी, ये वाला एंगल और बी ओ सी ये वाला एंगल, तो इसको अगर मैं 1 नाम दे दूं और ये 2 है, तो एंगल 1 और 2 बराबर है। तो एंगल 1 और 2 क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। शॉर्ट में हम VOA लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसमें डबल ऐसे एंगल दिखा दूं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। जो डायग्राम में दिखाया है इसको हम 3 और इसको 4 लिख दें, 3 और 4, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो कोई एंगल है जैसे BOD एंगल है, तो इसको हम एंगल BOD या फिर एंगल 3 बोल सकते हैं, या उल्टा नाम भी बोल सकते हैं उसका, तो O बीच में आना चाहिए, तो इसको DOA भी बोल सकते हैं, DOB। BOD बोलो चाहे DOB बोलो चाहे एंगल 3 बोलो, पर O जो है, जिस एंगल की बात हो रही है वो लेटर कहाँ आना चाहिए? बीच में आना चाहिए। तो ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में। फिर इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। लाइंस कैसे हो सकती हैं? या तो दो इंटरसेक्टिंग होंगी या फिर वो नॉन इंटरसेक्टिंग होंगी। अगर ये नॉन इंटरसेक्टिंग है तो ये पैरेलल हो जाएंगे लाइंस। ठीक है, कभी कभी लाइंस ऐसे होंगी, तो अगर ये ऐसी लाइंस हैं, ठीक है, ऐसी लाइंस हैं, तो इनको प्रोड्यूस करेंगे तो इंटरसेक्ट होंगे। तो इसको प्रोड्यूस करो आगे, तो इसको भी प्रोड्यूस करो, तो देखो प्रोड्यूस करने से आपस में इंटरसेक्ट होती हैं। और अगर प्रोड्यूस करने से भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही तो इसका मतलब वो पैरेलल लाइंस है। ठीक है, इसके बाद पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस जो होता है ना, वो फिक्स होता है, हरदम वही रहेगा। जैसे मानो यहाँ से यहाँ तक मानो 1 सेंटीमीटर है, तो आगे भी मेजर करेंगे तो 1 सेंटीमीटर ही होगा, चेंज नहीं होगा। तो हमेशा वो डिस्टेंस फिक्स रहता है उसका। पर अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, उनके बीच में डिस्टेंस क्या होता है? उसके बीच में कोई डिस्टेंस होता ही नहीं, जीरो होता है, क्योंकि दोनों आपस में मिल रही हैं ना। तो जब आपस में लाइन मिलती हैं तो इंटरसेक्ट होती हैं, तो डिस्टेंस क्या होगा? 0। तो अब आगे बढ़ते हैं, पेयर ऑफ एंगल्स। तो पेयर ऑफ एंगल्स हमने देखा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स AOC, ये AOC और BOC, ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे? एंगल AOB, यानी स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। लीनियर पे भी बोलते हैं इसको। अब एक्सियोम 6.1, एक्सियोम का मतलब अजम्पशन, मान के चल रहे हैं, इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो इफ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, एक रे है जो लाइन पे खड़ी है, देन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। तो एक लाइन है, एक पहले तो एक लाइन बना देंगे, ये मानो लाइन बना दी मैंने, इसका नाम दे दिया मैंने A और B। ठीक है, और इस पे एक रे खड़ा कर दिया, तो ये एक रे जा रही है यहाँ से, तो मानो ये पॉइंट O है और ये C है, तो ये लाइन है, इसको हमने लाइन नाम दिया, और इसको हमने क्या नाम दिया? इसको नाम दिया रे। तो लाइन के ऊपर एक रे खड़ी है, तो जो दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल 1 और 2, तो ये दोनों का सम क्या होना चाहिए? एंगल 1 + 2, ये 180 डिग्री है। तो ये हमारी एक्सियोम है, एक्सियोम 6.1। और एक्सियोम का मतलब है अजम्पशन। ऐसे थ्योरम होती है और एक होती है एक्सियोम। तो थ्योरम का तो हम प्रूफ दे सकते हैं, पर एक्सियोम का कोई प्रूफ नहीं होता। एक्सियोम तो अजम्पशन है, वो मान के चल रहे हैं कि ये सही है। ठीक है, इसके बाद सर तो आगे मानकर चल रहे हैं, तो फिर ये कैसे सही हो? उन्होंने कैसे तो प्रूफ किया ही होगा, ऐसे तो वैल्यू नहीं आई।
हाँ देखो बेटा, ऐसा है मैथ्स में जब हम शुरुआत करते हैं ना कोई भी टॉपिक, तो कुछ अजम्पशंस लेते हैं और उसके बाद उसके ऊपर थ्योरम बनाते हैं, तो थ्योरम को एक्सियोम से प्रूव करते हैं ऐसे। तो ये तो अजम्पशन ही लेके चल रहे हैं कि इसका कोई प्रूफ नहीं है कि एंगल 1 + 2 180 है, मतलब हमने कोई प्रूव नहीं किया, पर ये हमको पता है कि ऐसा होता है। 180 डिग्री एक सीधी लाइन है, उस पर एक रे खड़ी है, तो इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। ये लीनियर पे बना रहे हैं, ये हमें पता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जो सम है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के एंगल बनाए हैं, इसमें दो अलग अलग टाइप के एडजेसेंट एंगल बनाए हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ एडजेसेंट एंगल, सेकंड टाइप ऑफ एडजेसेंट, थर्ड और फोर्थ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेकंड एक्सियोम क्या है। कहता है इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। तो ये उल्टा है उसका, जो पहली वाली थ्योरम पढ़ी तो उसका उल्टा है। देखो, अब जब हम पढ़ रहे हैं ना ये सारी चीजें, तो उसमें कंक्लूजन निकालेंगे। जो इफ के बाद दिया है तो वो तो गिवन है, ये इफ के बाद यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस दिया है, और देन के बाद दिया है, इसके बाद जो दिया है वो कंक्लूजन है इसका, कि भाई इसका इससे ये कंक्लूजन निकल रहा है कि द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। दो एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो, ठीक है, अगर 1 + 2 हमारे 180 डिग्री हो, तो जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, कौन कौन से नॉन कॉमन आर्म्स है, तो एक का नाम दे दिया OA और एक OB, तो ये नॉन कॉमन आर्म्स है हमारे। ठीक है, तो नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। तो ये जो OA एंड OB फॉर्म अ लाइन। तो OA और OB क्या है, नॉन कॉमन आर्म्स है और एक लाइन बनाते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एक्सियोम बोलते हैं इसको। दोनों एक्सियोम मतलब 6.1 और 6.2 दोनों को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एक्सियोम। तो उसमें क्या दिया था पहले वाले में और दूसरे वाले में, फर्क क्या है, उसमें दिया है कि अगर एक सीधी लाइन है तो फिर एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अब इफ के बाद जो दिया है वो उसको हम गिवन मानते हैं, ये गिवन है, अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, तो ये तो दिया है। अब कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं, कंक्लूजन निकाल रहे हैं द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। अगर एक रे पर, मतलब एक रे लाइन के ऊपर खड़ी है, तो वे दो लाइन एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको भी हम लीनियर पेयर एक्सियोम बोलेंगे। एक्सियोम 6.1 को और एक्सियोम 6.2 को, दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर एक्सियोम बोलेंगे। अब आते हैं थ्योरम नंबर 6.1। तो ये 6.1 थ्योरम है। अब इसका प्रूफ एक्सियोम से करेंगे, हम अजम्पशन से करेंगे। तो जो अजम्पशन लिए थे शुरू में 6.1 6.2 उससे, अब कहता है इफ के बाद जो भी आता है ना थ्योरम में वो गिवन होता है। तो इफ के बाद क्या क्या आ रहा है, तो ये देखो कॉमा से पहले पहले जो ये है ये गिवन है, ये पूरा गिवन है। और जो देन के बाद आता है उसको प्रूव करना होता है। तो ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये प्रूव करना है, टू प्रूव। हमेशा याद रखो कोई भी थ्योरम हो उसमें इफ के बाद जो दिया होता है वो गिवन होता है, और जो देन या कॉमा के बाद आता है तो वो प्रूव करना होता है। तो चलो लिखते हैं हम यहाँ पर गिवन क्या है। गिवन है इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो मान लो हम यहाँ पे लिख देते हैं लाइन AB, ऐसा करते हैं लाइंस लिख देते हैं इसमें, ठीक है, लाइंस AB एंड CD intersect each other at point O। ये दोनों का इंटरसेक्ट हो रहे हैं, O पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो ये हमने गिवन दिया हुआ है, और उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, तो वो देख लेते हैं। तो टू प्रूव, तो प्रूव कहाँ दिया होता है भाई, तो वो जो देन के बाद जो दिया होगा वो प्रूव होता है। द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो चलो इसका नाम दे देते हैं हम, जो यहाँ पे फिगर बना हुआ है उसका नाम दे दें 1 और 2 3 और 4। तो हमें क्या प्रूव करना है, पहले बात ये प्रूव करनी है कि एंगल 1 3 के बराबर है। दूसरी बात ये प्रूव करनी है कि एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है, क्योंकि ये सारे वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो चलो कैसे प्रूव करते हैं, तो प्रूफ लिखेंगे हम, डायग्राम जो हमारा दिया हुआ है उसी को मान के चलते हैं। तो अब एक बात बताओ, एंगल AOC
हम एंगल 1 और 3 को क्या बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि प्रूव करके दिखाओ कि एंगल AOC किसके बराबर है, एंगल BOD के बराबर है, ऐसा बोल सकते हैं। और 2 और 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 और 4 की जगह लिख सकते हो प्रूव करो कि एंगल AOD किसके बराबर है, AOD बराबर है BOC। पूरा नाम भी दे सकते हो, शॉर्ट में 1 2 3 4 भी बोल सकते हैं इसमें। तो चलो प्रूव करके देखते हैं। आप मुझे बताओ कि ये जो AB एक लाइन है, तो उस पे एक रे स्टैंड कर रही है OD, रे OA स्टैंड्स ऑन CD। ऐसे कर लो, पहले ये कर लेते हैं, रे OA स्टैंड्स ऑन लाइन CD। CD के ऊपर, CD कौन सी लाइन है, CD ये लाइन है, CD के ऊपर हमने एक रे देखी, वो कौन सी है, OA। तो बताओ कि ये दोनों एंगल का सम 2 और 3 का सम क्या होगा, 2 और 3 का 180 डिग्री 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे 180 डिग्री हाँ 2 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, उसके बाद हम फिर से लिखेंगे कि रे OD स्टैंड्स ऑन, इसको ऑन लिखो, स्टैंड्स ऑन लाइन AB। तो कौन से दो एंगल बने, कौन सी AB है, ये देखो ये AB है और ये किस OD उस पर खड़ी है, तो कौन से दो एंगल बने, 1 और 2 बने ना। तो हम लिखेंगे एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको नाम दे दो इक्वेशन 2। अब दोनों 180 डिग्री, दोनों का राइट हैंड साइड देखो, ये भी 180 और ये भी 180, दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल है ना? तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, तो एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 2। तो यहाँ से क्या काट सकते हैं दोनों तरफ से, एंगल 2 दोनों तरफ कॉमन है तो काट दो। तो इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 1 बराबर है। पर ये एंगल 3 और एंगल 1 क्या है, ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हमने प्रूव कर दिया कि एंगल AOC और BOD बराबर होंगे। 3 को हमने क्या लिखा, 3 हमारा एंगल AOC है और 1 एंगल कौन सा है, BOD है। तो ये AOC और BOD बराबर है। तो हमने ये प्रूव कर दिया। और इसी तरह से हम और क्या प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली तो हम प्रूव कर सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, यानी एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। तो ये था हमारा थ्योरम नंबर 6.1 का प्रूफ, थ्योरम नंबर 6.1। तो ये सबको समझ में आ गया होगा। तो ये थ्योरम हम जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्रूव करके दिखाओ वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब आ रहे हैं हम एग्जाम्पल्स पे। तो क्या मैं मान के चलूं कि एग्जाम्पल्स आप खुद कर लोगे, अपन एक्सरसाइज पे चलें डायरेक्टली, बताओ ये एग्जाम्पल समझाऊं, बताओ। यस सर एग्जाम्पल्स आप खुद ट्राई करोगे और नहीं समझ में आया, यस सर। सर कर लेंगे एग्जांपल्स को ट्राई चलिए तो अपन कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 और क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन फिगर 6.13 ये हमारा फिगर है और लाइंस AB एंड CD, एक लाइन AB है दूसरी लाइन CD है, ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं कहाँ पर, O पर, इंटरसेक्ट एट O। इफ AOC एंड BO इज 70 डिग्री, AOC ये वाला एंगल है और BOE कौन सा एंगल है, BOE ये एंगल है। इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री है। इसको नाम दे देते हैं 1, इसको नाम दे देते हैं 2। तो गिवन में लिख देते हैं कि एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री है। ठीक है, तो अब आपको प्रूव करना है एंड BOD दिया रखा है। BOD कितना दिया है, ये पहली बात दी हुई है इसमें, दूसरी बात दी है एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, तो ये BOD हमारा 40 डिग्री है। तो हमें क्या पता करना है, टू फाइंड, पहली बात क्या पता करनी है कि फाइंड एंगल BOE, और दूसरी बात क्या पता करनी है कि रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं, जो 180 से बड़े और 360 से छोटे हों उनको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। तो ऐसा करते हैं BOE कौन सा एंगल है वो मार्क कर लेते हैं।
BOE यानी 2, ये 2 एंगल पता करना है, तो ये कितना है। और उसके बाद हमें रिफ्लेक्स एंगल COE वो मार्क करके देखते हैं, COE का रिफ्लेक्स तो ये होगा यहाँ से यहाँ तक, ये और पता करना है हमें। इसका नाम दे देते हैं अपन, कुछ नाम बोलो इसका, क्या बोलेंगे इसको, इसको एंगल को नाम देते हैं 3, इसको नाम दे देते हैं 4, इसको नाम दे देते हैं 4 और इसको नाम दे देते हैं 5। ठीक है, ऐसा कर लो। चलो अब प्रूफ कैसे करें। सबसे पहले आप मुझे बताओ एंगल 1 और एंगल 3 क्या ये बराबर होंगे क्या? यस सर। क्यों? यस सर। रीजन क्या है? सर वर्टिकल सर वर्टिकल या अपोजिट एंगल्स है। बिल्कुल सही है, पर एंगल 3 की वैल्यू तो कितनी दे रखी है, 40 डिग्री दे रखी है ना। तो इसका मतलब एंगल, सर एंगल 1 भी 40 होगा। हाँ बिल्कुल सही, इसलिए एंगल 1 भी 40 डिग्री हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा ऐसे मिटा देता हूँ, यहाँ पे वापस से लिख रहा हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो इसका मतलब जब एंगल 3 40 डिग्री है तो एंगल 1 भी 40 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो एंगल 1 हमारा 40 डिग्री हो गया, पर हमें दे रखा है एंगल 1 + 2 कितना है, वो तो 70 डिग्री दे रखा है। तो 1 की जगह हम 40 डिग्री लिख दें तो क्या हमारा एंगल 2 आ जाएगा क्या? यस सर। इसमें आएगा यस सर। 70 - 40, 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ये आ गया एंगल 2 30। तो एंगल 2 का नाम क्या है? एंगल 2 का नाम है एंगल BOE। BOE हमारा 30 डिग्री है। अब हमें क्या निकालना है? एंगल 4, पहले 4 निकालते हैं और बाद में 5 निकाल लेंगे। तो बताओ 1 + 4 + 2 का सम कितना है? 1 + 4 + 2 180। हाँ, तो हम लिख देते हैं एंगल 1 + 4 + 2 180 डिग्री है। और उसमें 1 की वैल्यू तो मिल गई, एंगल 1 की वैल्यू कितनी है? वो तो है 40 डिग्री। फिर 4 की वैल्यू पता नहीं, फिर 2 की वैल्यू, एंगल 2 की वैल्यू अभी निकाली थी 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो 180 हो गया। तो फिर बताओ एंगल 4 कितना है? एंगल 4 हो जाएगा 180 - 70 कितना आएगा? 110 डिग्री। 110 डिग्री आ गया। अब एंगल 4 आ गया। अब मुझे बताओ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 4, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 4 कितना होगा? 360 में से 110 माइनस कर दो तो कितना आता है भाई? ये हो जाएगा 250 डिग्री। 50 डिग्री। तो यही हमारा एंगल 5 है। इसी को हमने एंगल 5 को ही हमने क्या नाम दिया है? एंगल 5 को नाम दिया है रिफ्लेक्स एंगल। एंगल 5 है। सर रिफ्लेक्स कैसे होता है? देखो क्या होता है कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक एंगल बना के दिखाया कि ये एंगल जो है 40 डिग्री है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो 40 को छोड़ के अब ये जो पूरा एंगल है ना, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल है। और ये कैसे मिलेगा? पूरा एंगल तो 360 डिग्री होता है, पूरा एक चक्कर मारेंगे तो 360 डिग्री होगा। तो 360 से हम 40 डिग्री माइनस करेंगे, है ना, तो कितना आएगा? तो ये हो जाएगा इस केस में 320, तो 320 डिग्री हमारा एंगल हो जाएगा। ये हमारा रिफ्लेक्स हो गया इसका। तो समझ में आ गया रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है भाई? रिफ्लेक्स एंगल, यस सर। हाँ रिफ्लेक्स एंगल जैसे हमारी कोई स्ट्रेट लाइन बनी, तो इस एंगल, ये वाला एंगल कैसा होता है? ये एंगल जो है, मान लो इसको मैंने नाम दे दिया एक्स, नाम दे दिया एक्स है। तो ये एक्स कैसा होना चाहिए? एक्स जो है 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा होना चाहिए। ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। समझ में आया रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं? यस सर। चलिए, तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 करके देखते हैं अपन। एक बार थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बनाएंगे। चलिए फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? कहता है 6.14 फिगर में, ये वाला फिगर है, कहता है एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। एक तो लाइन एक्स वाई है, दूसरी एम एन है, दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं? ओ पर। इफ एंगल पी ओ वाई इज 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ए और बी का रेशियो 2:3 है। ये ए और बी एंगल है। तो कहता है सी फाइंड करो। चलो सी फाइंड करते हैं। तो चलो हमने लिखा कि एंगल
POY, ये तो हमारा 90 डिग्री है क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। और गिवन में और क्या लिखें? गिवन में आपने पहली बात लिख दी, सर सी हमारा 90 प्लस ए नहीं हो सकता? नहीं बेटा 90 प्लस ए क्यों होगा? सी अभी अभी आते हैं इसमें, ठीक है। तो XY और MN क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट एट O, XY लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O, ये हमारा क्या है? गिवन। गिवन में पहला पॉइंट, गिवन में दूसरा पॉइंट। अब हमें क्या पता करना है? और गिवन में हमें बोला है कि तीसरा पॉइंट दिया हुआ है कि A:B का रेशियो क्या है? 2:3 है। और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है एंगल C, ये कितना है? तो चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बताओ कि A:B हमारा 2:3 है, तो हम इसको A सर को क्या लेंगे? 2x प्लस 3x प्लस हाँ 90 इक्वल्स बिल्कुल टू 180। बिल्कुल, आप ऐसा करो, A को 2x मान लो और B को 3x मान लो। तो 2x प्लस 3x प्लस एंगल POY, ये तीनों मिला के कितना हो गए? 180 डिग्री हो गई। तो 2x प्लस 3x और प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो बताओ 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 यानी कितना हो गया? 90। तो जरा 90 डिग्री x कितना होगा? 90 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 4 0 40 8 जा 40, 18 डिग्री आएगा, 18 आएगा। तो 18 यस अब बताओ ए यस एंगल कितना हुआ? ए तो 2x था, तो 2 इंटू 18 लिख दें, तो यानी 36 डिग्री हो जाएगा। 36 और b हो जाएगा 3x, 3x मतलब 3 इंटू 18 कितना? 50। 54 बढ़िया। तो अब हमने ये दोनों पता है। अब एक बात बताओ, बी और सी मिलके क्या कैसा एंगल बना रहे हैं? एंगल बी प्लस एंगल सी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लीनियर पेयर है ना, ये दोनों लीनियर यस सर, स्ट्रेट लाइन बन रही है। सप्लीमेंट्री। तो बताओ बी की वैल्यू कितनी आई? एंगल बी की वैल्यू तो 36 डिग्री है। एंगल बी कितना है? 36 और प्लस सी इज इक्वल टू 180। तो बताओ एंगल सी Yes, कितना sir. होता है? 180 में से 180 minus 36. कितना होता है भाई? 180 में से 36 गया तो 144 होता है क्या? Yes, sir. एंगल भी 54 है 144 होता है ना बेटा? 126 एंगल बी Sir, 144 ही होता है। हाँ सर 144 एंगल भी 54 है एंगल बी, अच्छा सॉरी बेटा। तो एंगल बी की वैल्यू 54 डालो, सही बात है, अच्छी बात है, याद दिलाया मुझे, मैंने गलती से ए दे दिया। तो इसको 54 नाम दे दो। तो बताओ 180 में से 54 गए तो कितना तो बचेगा? 126 ही आएंगे हाँ 126 आएगा, तो ये आएगा 126 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कहता है एंगल PQR, एंगल PQR और PRQ, ये PQR और PRQ दोनों बराबर है। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल PQS और PRT ये भी बराबर है। तो इनका कुछ ऐसे नाम दे देते हैं, 1 और इसको नाम देते हैं 2, ये 3 और ये 4। तो मुझे बताओ गिवन में क्या लिख रखा है? गिवन में देखा है एंगल 1 और 2 बराबर है, और प्रूव क्या करना है? चलो प्रूव करना क्या है बताओ। टू प्रूव, उसमें लिख देते हैं कि प्रूव करो कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो चलो प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या है कि एंगल 1 प्लस 3, एंगल 1 प्लस 3 कितना होता है? 180 डिग्री होता 180. है। और ऐसे ही 2 प्लस 4 कितना होता है? 180 डिग्री। तो फिर दोनों राइट हैंड साइड बराबर हुए ना, ये दोनों बराबर हैं, तो फिर ये भी बराबर होने चाहिए लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लिख देते हैं, यस सर तो क्या लिखें? फ्रॉम 1 एंड 2 1 प्लस 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। पर आपको पता है कि एंगल 1 और 2 तो बराबर है, तो क्या हम इसको काट सकते हैं क्या 1 और 2 को? क्योंकि हमको दे रखा है कि एंगल 1 और Yes, 2, sir. तो बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो फिर हमें क्या मिला? हमें मिल गया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यही तो प्रूव करना था हमको। यानी 3 को क्या लिखते हैं? 3 को लिख देंगे हम PRT, एंगल PRT इज इक्वल टू 4 की जगह एंगल PQS PQS, यही प्रूव करना था हमें। तो हो गया, ठीक है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, फोर्थ क्वेश्चन जल्दी से। x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, हमें ये प्रूव करना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, देन प्रूव दैट AOB इज ए लाइन, ये दे रखा है। तो चलो लिखते हैं अपन। आपको पता है पूरा एक चक्कर घूमेंगे तो पूरा एंगल कितना होता है? 360. 360. तो चलो ऐड करते हैं, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, इन सब का सम कितना है? 360 डिग्री। 360 degree. तो अब मैंने ना x प्लस वाई और w प्लस जेड को ब्रैकेट में लिख दिया, तो x प्लस वाई और w प्लस जेड की जगह फिर से x प्लस वाई लिख सकते हैं क्या? Yes. Yes. बिकॉज क्योंकि अपना w प्लस जेड किसके बराबर है? w प्लस जेड तो x प्लस वाई के बराबर है, इसलिए हमने w प्लस जेड हटा दिया और उसकी जगह x प्लस वाई लिख दिया। अच्छा, इसको मैं 2 टाइम्स x प्लस वाई लिख सकते हैं क्या इसको? 2x प्लस वाई, Yes. और ये Yes, 360 sir. हो गया, और फिर क्या आएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 डिवाइडेड 360 divided by 2. 180 डिग्री। 180. तो इसका मतलब क्या हुआ? x प्लस वाई तो एक लाइन बना रहे हैं, तो देयरफॉर इम्प्लाइज AOB इज अ लाइन। ये हमें प्रूव कर दिया हमने, AOB इज ए लाइन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है,